EVS for CTET Class 1 Part 2। इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत अधिगम कह देते हैं इसको, और बहुत इंपॉर्टेंट है ईवीएस के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेबस ही पूरा उस तरीके से बना हुआ है। ठीक है बात। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी एकीकृत अधिगम। एकीकृत अधिगम क्या है ये? The child looks at the environment around him in a holistic manner and does not compartmentalize any topic into science and social science। ये बात बहुत क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है कि जो बच्चा है वो अपने पूरे पर्यावरण को, अपने एनवायरमेंट को एक होलिस्टिक वे में देखता है। मतलब क्या कहेंगे, सर्वांगीण कह सकते हैं इसको। बहुत टाइम हो गया, अभी पता नहीं, लिख लेना, मात्रा की गलती होगी कुछ। ठीक, सर्वांगीण रूप से देखेगा, एकीकृत रूप से देखेगा, एज अ होल देखेगा। एनवायरमेंट में उसने पेड़ देखा तो वो ये नहीं सोचता, उसने पेड़ देखा, नदी देखी तो वो ये नहीं कहता वो देखो देखो ज्योग्राफी, ये नहीं कहेगा वो। उसके लिए वो पर्यावरण है, वो उसकी सराउंडिंग का हिस्सा है, वो एज अ होल देखेगा। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट होते हुए देखा, कुछ साइंस की कोई चीज देखी, कोई गाड़ी देखी, कोई फोन देखा, तो ये नहीं बोलेगा अरे ये साइंस है ना। आपको, मैं और आप अगर आज देखते हैं, कोई न्यूज भी देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा अच्छा ये टेक्निकल इश्यूज पर बात हो रही है, ये साइंस के बारे में बात हो रही है, ये ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है, ये एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है। लेकिन बच्चा कैसे देखेगा? अपनी पूरी सराउंडिंग को वो एज अ होल देखेगा, होलिस्टिक मैनर में देखेगा, एक एकीकृत रूप में देखेगा। ठीक है, समरूप कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक, एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज, वो हिस्सों में नहीं देखता तोड़ तोड़ के, साइंस, सोशल साइंस, ईवीएस ऐसे नहीं देखता वो। क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो वो किसी टॉपिक को साइंस और सोशल साइंस में तोड़ करके नहीं देखता, वो एक जनरल रूप में अपने पर्यावरण को देखता है। इसलिए हमने क्लास जो नाम रखा हुआ है बुक का या सब्जेक्ट का, वो क्या है? साइंस क्यों नहीं रख दिया? ईवीएस रखा है। ठीक है, हेंस ईवीएस इन क्लास 3rd and 5th इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए क्योंकि बच्चा इंटीग्रेटेड रूप में देखेगा, एकीकृत रूप में देखेगा, होल देखेगा एनवायरमेंट को, इसलिए हमने क्लास 3rd and 5th, मतलब 3rd to 5th है आपकी ईवीएस की बुक, 1st 2nd में नहीं है। ठीक, उस केस में हमने 3rd to 5th की ईवीएस में कौन से टॉपिक्स को शामिल किया हुआ है? जो विज्ञान के भी हैं, जो सामाजिक विज्ञान के भी हैं, और जो पर्यावरण अध्ययन के भी हैं। मतलब साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंट, तीनों को हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, एकीकृत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चा कंबाइंड देखता है। आपने देखा स्पेस की बात की थी हमने एनसीईआरटी की समरी में, स्पेस वाला जो टॉपिक है वो किसका हुआ? साइंस का हुआ। हमने एनवायरमेंट की बात की थी, कैसे बिहार में मधुमक्खी पालन होता है, ये है वो है, वो सब चीजें क्या थी? ईवीएस के बारे में बात थी। सोशल साइंस के बारे में हमने बहुत सारे इश्यूज की बात की है, कैसे हुआ, क्या है ये, ईवीएस में इंक्लूड किया हुआ है। हमने इन तीनों सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया हुआ है। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे बच्चा क्या कर पाएगा? साइंस को भी समझ रहा है, वो सोशल साइंस से भी जुड़ रहा है और अपने एनवायरमेंट से भी। तो ईवीएस क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज है, एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो हम पढ़ते हैं 3rd to 5th में। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में तीनों जो टॉपिक्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तीनों जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं। इसी को हम इंटीग्रेटेड लर्निंग कहते हैं, जब एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो दूसरे सब्जेक्ट से इंटर रिलेटेड हो जाए या जुड़ जाए। नेक्स्ट है, दिस सब्जेक्ट इज नॉट देयर इन क्लासेस 1 and 2। ये बात हमने अभी समझी थी। ये जो सब्जेक्ट है ईवीएस, ये 1st और 2nd क्लास में नहीं है, 1st और 2nd क्लास में ये नहीं है। ठीक, ईवीएस हम नहीं पढ़ाते 1ली 2री कक्षा में, बट द इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट आर मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। लेकिन इससे रिलेटेड जो एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं 1ली 2री कक्षा में, उनको कहां डाला गया है? भाषा यानी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो सकती है, और मैथमेटिक्स गणित में। तो क्या ध्यान में रखना है? इसलिए नहीं कि हमें बोझ कम करना था, हमें सिलेबस कम करना था, तो हमने 1st 2nd में ईवीएस को हटा दिया, लेकिन इसलिए कि हमने इससे रिलेटेड जो मुद्दे हैं ईवीएस से, उनको लैंग्वेज यानी भाषा और गणित के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। ठीक है बात? तो ये एक बेसिक सी बात हुई है ना। मान लीजिए कोई कविता है चंद्रमा पर, क्या है? आप एनवायरमेंट की भी समझ दे रहे हैं बच्चों को और आप कविता भी पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के थ्रू। ठीक, तो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू 1st 2nd में हम इसको जोड़ देते हैं, इसलिए ईवीएस नहीं है 1st और 2nd क्लास में। क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। ये जो कहानियां इतनी देर से चल रही हैं, ये इतनी समझ आ पाई हैं आपको? देखते हैं। एनसीएफ 2005 हैज नॉट रिकमेंडेड एनी प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ईवीएस फॉर क्लास 1 and 2। द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज, मतलब एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए ईवीएस का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। इसका रीजन क्या है? पहला है टू रिड्यूस द लोड। ऐसा कुछ नहीं है, लोड घटाने के लिए हमने कोई बात नहीं पढ़ी अभी तक। ईवीएस इज ओनली क्लास 3 ऑनवर्ड्स, मतलब कि भैया तीसरी से ही होगी, बट हो तो दूसरी से भी सकती थी, क्यों नहीं हुई?
फिर है लर्नर्स इन क्लासेस 1 and 2 कैन नॉट रीड एंड राइट। ये किसने कहा? आप आते ही तो उनको सिखा ही रहे हैं पढ़ना और लिखना, ठीक। टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट, यही हमने समझा था कि हम संदर्भ में बात करते हैं, हम भाषा और गणित के माध्यम से हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट की भी। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक संदर्भ, एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो जिससे आप उस पॉइंट तक पहुंच पाए, रिलेट कर पाए। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड। लाइन मिल गई आपको, आया हुआ क्वेश्चन है ये, और ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन है। थोड़ी प्रैक्टिस करना आज पेडागोजी की, मैं हालांकि कराऊंगी जब एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले ज्यादा क्वेश्चंस। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में क्यों नहीं बांटे हमने, क्यों कंपार्टमेंटलाइज नहीं किए हमने? ईवीएस के जो इश्यूज हैं उनको ऐसे अलग अलग क्यों नहीं बांटा जाता? द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। ये एक अच्छी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है। डिक्रीज करना था सिलेबस को। सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। अब कई लोग होंगे जो डी आंसर कर रहे होंगे, भाई ये तो हमें पता है कि सीबीएसई ने बनाया है, मतलब क्या करें, उसका रीजन तो होगा कुछ, ठीक। तो यहां बात ये नहीं हो रही है कि किसने बनाया है, ये नहीं पूछा हमसे कि किसने बनाया है, ठीक। बात क्या है? ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस और सोशल साइंस में अलग अलग नहीं बांटा, ईवीएस में ही पढ़ रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि बच्चा होलिस्टिक मैनर में देखेगा अपने एनवायरमेंट को, वो होल एक बड़े समग्र रूप के में देखता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ये बात ध्यान रखनी है हमें हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश हो या यहां पर ईवीएस हो। जो आपकी पुस्तक है, जो किताब है, जो टेक्स्ट बुक है, वो ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है। एक संसाधन है पढ़ने का, सीखने का, ज्ञान का, नॉलेज का, सब कुछ नहीं है ना, सर्वो सर्वा नहीं है सब कुछ। मतलब टेक्स्ट बुक इज नॉट गॉड, वन ऑफ द रिसोर्स है। उसके अलावा आप रियल लाइफ एग्जांपल्स से जोड़िए, एक्टिविटी कराइए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज कीजिए। टेक्स्ट बुक ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है। क्लियर हो गई बात? बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन, इसलिए टेक्स्ट बुक को क्या करना चाहिए? बच्चों को ज्ञान का सृजन करने में। ये कंस्ट्रक्शन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, जहां दिख जाए आपको सीटेट में, मान लेना कि बहुत अच्छी तरफ जा रहे हो आप, आंसर बहुत प्यारा सा लगेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज मतलब ज्ञान का सृजन कर सकें, बच्चे ज्ञान की रचना कर सकें, इस बात को सपोर्ट करेगी टेक्स्ट बुक, ठीक। कैसे सपोर्ट करेगी? थ्रू ऑल सोर्सेज, जितने भी साधन हैं उसके पास, सच एज बाय पीपल, जो लोग हैं, देयर एनवायरमेंट, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। मतलब कि टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट शुड सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, देयर एनवायरमेंट, न्यूज़पेपर, सबको जोड़ करके। आपने देखा अलब्रूनी की पूरी एक वो बनाई हुई थी, उसमें क्या थे? वो एक हिस्टोरियन थे। कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट मिल जाएगी आपको बुक के अंदर, आपको कुछ एनवायरमेंट के कितने सारे इश्यूज हैं, तो कोशिश की गई है कि वो ऐसा सोर्स बने जिससे बच्चे लगभग सभी तरीके से जुड़ पाए, भाषा आसान हो टेक्स्ट बुक की। देयर इज नो प्लेस फॉर डेफिनेशंस एंड मियर इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। बहुत इंपॉर्टेंट, ईवीएस की यानी एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन की जो किताब है, आपकी पुस्तक है, बुक है, उसमें डेफिनेशंस, परिभाषाओं का, डेफिनेशंस एंड मियर इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन को पुट कर देना, सूचना दे देना, बस आपको स्टेटमेंट दे दिया, सूचना दे दी, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप बड़े हो चुके हो, आप रट भी लोगे एक बार को, उसको मजा नहीं आएगा। तो सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ परिभाषाएं ना भरी हुई हो और सिर्फ इंफॉर्मेशन ना पुट कर दी गई हो, उसको बहुत आसान भाषा में जिससे बच्चा कनेक्ट कर सके, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हो, इतनी अच्छी पिक्चर्स हो, कुछ एक्सरसाइज हो जिससे मजा आए बच्चे को, ठीक। इवन द लैंग्वेज यूज्ड इन द बुक इज नॉट फॉर्मल। फॉर्मल क्या है? एकदम बहुत ही सीरियस वे में, एकदम सूट बूट पहन के आप जाते हैं ना, ऐसे टाई वाई लगा के, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, है ना, फॉर्मल्स में जाते हैं आप इंटरव्यू देने या जॉब करने। इनफॉर्मल क्या, आप मजे मस्ती में रहते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी में बुक्स की, वो कैसी रखी गई है? वो लैंग्वेज रखी गई है जिसको बच्चे बोलते हैं। आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक, या हमने अब तक पढ़ी है, बहुत आसानी से, बहुत मजे मजे में, बिल्कुल बच्चों की लैंग्वेज का यूज किया गया है, क्योंकि किताबें बच्चों के लिए हैं, बच्चे किताबों के लिए नहीं है। ठीक हो गई बात यहां तक की? क्लियर है? तो फॉर्मल लैंग्वेज की जगह, डेफिनेशंस की जगह, सिर्फ इंफॉर्मेशन भरने की जगह, उसी बात को बहुत इंटरेस्टिंग वे में बच्चों की भाषा में कहा गया है टेक्स्ट बुक के अंदर। Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have? मतलब कि EVS की जो पुस्तक है, कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी एक विशेषता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर? बताओ एक बार।
Which one of the following characteristics should an EVS textbook at the primary level not have? EVS की किताब में कौन सी एक चीज नहीं होनी चाहिए, कौन सी एक विशेषता नहीं है EVS की पुस्तक की? स्टोरीज और इंसिडेंट तो होने ही चाहिए, और ट्रू स्टोरीज हैं लोगों के बारे में. डेफिनेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, स्पेस का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन दी हुई होती, और जो उनकी कहानी थी सुनीता इन स्पेस, सुनीता विलियम्स की कहानी और उनके एक्सपीरियंसेस, उनके बाल खड़े हो गए थे, ये हो गया था, इंटरेस्टिंग वे में ना बताए होते तो कोई फायदा नहीं था, वो चैप्टर बच्चे नहीं समझ पाते. क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, बच्चों को स्पेस का कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी से नहीं समझ में आता. तो सिर्फ डेफिनेशन भरना या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में अमूर्त चीजें जिनको बच्चे टच फील नहीं कर सकते, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ, इसलिए बी ऑप्शन सही है. बाकी नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट शो होना चाहिए. डाइवर्स बैकग्राउंड के बारे में बात की गई है बुक में, आप देखेंगे एक कहानी है जो किसी बिहार के बच्चे के बारे में है, एक कहानी है जो तमिलनाडु के बच्चे के बारे में, एक कहानी है जो केरला की बात कर रही है, एक कहानी है जो आपकी नागपुर की बात कर रही है. तो इस तरीके से पूरे इंडिया को कनेक्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? ईवीएस के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है? नॉट वाले क्वेश्चन स्पेशली मैंने लिए हैं, बहुत गलतियां होती हैं नॉट में, तो नॉट ट्रू बताएं एक बार. हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में दिक्कत होगी, मेरे को सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा सा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? ईवीएस के बारे में कौन सी एक चीज सही नहीं है? ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ठीक बात है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है. EVS provides opportunities to the learners to explore their environment. बिल्कुल अच्छी बात है, EVS में एक्सप्लोर करने की 5E की भी बात होती है, वो मैं डिस्कस करूंगी आगे चल के, कल कर लूंगी. 5E क्या है, एक्सप्लोर, एंगेज और इन सब की जो बात होती है, बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे आप, अपॉर्चुनिटीज देंगे. EVS emphasizes descriptions and definitions. बस यही गलती हो गई, डेफिनेशंस की तो मियर डेफिनेशन और सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे. ठीक. नेचर ऑफ EVS इज इंटीग्रेटेड, जुड़ा हुआ है साइंस सोशल साइंस से भी, ये बात तो ठीक है. तो सी ऑप्शन यहां सही हो गया, बिल्कुल सिंपल. लेसर द बर्डन, बर्डन को कम करना है. एनसीएफ भी कहता है भाई लर्निंग विदाउट बर्डन, आपकी जो रिपोर्ट थी यशपाल कमेटी की वहीं से बात आई है, मतलब बिना बोझ के सीखें. लेकिन बच्चों का जो वजन है वो बस्ते का ज्यादा है, बच्चों का कम है आज की डेट में भी. लेसर द बर्डन, फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हो, किसी दिन एक्टिविटी का मौका मिले, किसी दिन एक सब्जेक्ट है, किसी दिन दूसरा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं है रिजिड हुए पड़े हैं. इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग, जो हम यहां भी करते हैं, लेट्स लर्न पे अलग अलग सब्जेक्ट करते रहते हैं कुछ कुछ. तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द डेली टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिवोट द डेज टू टीचिंग. अगर आपको सच में टीचिंग को डिवोट करने हैं दिन, मतलब बच्चे अच्छा सीख पाए, तो क्या करना होगा, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हो, उसमें कुछ एक्टिविटी करने का, कुछ एक्सप्लोर करने का, किसी फील्ड ट्रिप का, कुछ ना कुछ उसमें मौके दिए जाएं बच्चों को. क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ ही इंपॉर्टेंट डाला है मैंने, बिना इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं डाली. नेक्स्ट है, द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन विल आल्सो डिटरमिन द इफेक्टिविटी ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट बुक. मतलब जो मेथड है आपकी टीचिंग के और इवैल्यूएशन के, बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ बुक का काम नहीं है पढ़ाना, आपका भी तो है. तो टेक्स्ट बुक की अगर हम बात साइड कर दें, तो जो मेथड है टीचर का मेथड, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी है, टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है, क्या करेगी टेक्स्ट बुक, खुद बोलेगी नहीं. तो मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन, और फिर आप जिस तरीके से बच्चे का आकलन कर रहे हैं, जैसे आप उसको असेस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा. तो इवैल्यूएशन का जो तरीका है असेस करने का, ये जानने का कि गलती कहां कर रहे हो, है ना. अभी हम थीम्स डिस्कस कर रहे थे और किसी ने आंसर दिया शेल्टर, सब थीम है, तो गलती हो गई. ठीक. तो इवैल्यूएशन का जो तरीका है और टीचिंग का, वो भी मैटर करेगा. मेथड जो है विल ऑल्सो डिटरमिन, यानी सुनिश्चित करेगा कि इफेक्टिव कितना है, प्रभावी कितना है आपका प्रेजेंट टेक्स्ट बुक. तो सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा काम करेगी यदि आपका मेथड और आपकी इवैल्यूएशन का तरीका अच्छा है. तो इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल, बच्चों का जो ओवरऑल अनुभव है वो कब अच्छा बनेगा, टेक्स्ट बुक को हमने अच्छा कर दिया, डेफिनेशंस नहीं भरी हुई हैं, इंटरेस्टिंग वे में कहानियां दी हुई हैं, रियल इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, टीचर के मेथड को हमने अच्छा कर दिया. इवैल्यूएशन, जिससे बच्चों को डर लगता था, उसको हमने रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, ऐसे बना दिया. तो बच्चे को क्या होगा, बर्डन कम हो गया, अब डरेगा कम. हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्टेम्पलेशन, वॉन्डरिंग, डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पेपर में देखने को मिलता है. हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस, जो ज्यादा जगह है, ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो किस चीज को दी जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिले, बच्चों को मौके दें आप कुछ करने के. अगर आपने उनको सिर्फ रटवाने बैठाया हुआ है तो प्रॉब्लम होगी, तो आप बच्चों को अवसर दें. दूसरा, कॉन्टेम्पलेशन के मौके, मतलब कॉन्टेम्पलेशन क्या है, उच्च स्तर का वो
चिंतन कर सकें, कुछ एक्सप्लोर कर सकें अपनी एनवायरनमेंट में, है ना। कुछ उनको आप कहें अच्छा पेड़ की पत्तियां हैं 5 प्रकार की होती हैं, चलो देख के आना कौन से पेड़ में क्या डिफरेंस होता है, वो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना सीखेंगे, है ना। वॉन्डर करें, डिस्कशन कर पाए स्मॉल ग्रुप्स में, अच्छा बताओ पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, 4 बच्चे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। एक्टिविटीज हो जिसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या है, वो खुद करके सीख पाए, गतिविधि कर पाए। आप उनको गार्डन में ले गए, उनको पौधे लगवाए आपने, क्या कर रहे हैं, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, खुद करके सीख रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, सबसे अच्छी लर्निंग कब होगी, जब आप करके खुद सीखते हैं। मौका दिया आपने बच्चों को एक्टिविटी कराने का, आप उनको किसी एक नेचर की वॉक पे ले गए, कहीं कोई ऐसी जगह दिखाने ले गए, ठीक, तो लर्निंग बाय डूइंग। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड सो दैट चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड आर नॉट कंपेल्ड टू लर्न बाय रोट। जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वो बाल केंद्रित है, बच्चे को सेंटर में रख के बनाई गई है। बच्चे की भाषा, बच्चे की एक्टिविटी, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी जगह, वो जहां रहता है, एक ना एक चैप्टर आपको मिल जाएगा हर एक स्टेट के बारे में, ठीक। तो इससे क्या होगा, बच्चे को रटना ना पड़े, रोट लर्निंग ना हो, वो एक्सप्लोर कर पाए, उसको मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले जानने की, सोचने की, है ना, और ऐसे आश्चर्यचकित होने की, अच्छा ऐसे भी होता है वो। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, एक क्वेश्चन है इसी बात से रिलेटेड। Which one of the following should be the most important aspect of EVS teaching at primary level? जो प्राथमिक स्तर पर अगर हम EVS पढ़ाने की बात करें तो कौन सी एक चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक पक्ष? कंडक्टिंग एक्टिविटीज एंड डेवलपिंग स्किल्स, अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, या फिर कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। फटाफट से बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। डी ऑप्शन, बिल्कुल, कनेक्टिंग लर्नर्स टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। जो प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उससे आप जोड़ पाए। स्किल्स वगैरह धीरे धीरे डेवलप हो सकती हैं, अगर डी ऑप्शन नहीं होता तब हम इसके साथ जा सकते थे, ठीक। तो सिर्फ एक्टिविटीज और डेवलपिंग स्किल्स नहीं होगा, बाकी के दोनों तो खराब ही हैं। सिर्फ असेसमेंट में अच्छे नंबर ले आए या फिर साइंस के आप उसको सारे टॉपिक समझा दें प्राइमरी लेवल पर, सबसे पहले आप उससे एनवायरमेंट से कनेक्ट कराएंगे, ठीक। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है उससे बच्चा जुड़ पाए, अवेयर हो पाए अपनी सराउंडिंग को लेकर के। और अगर वो बचपन से ही अवेयर है, अगर आप देखेंगे आजकल में बच्चे स्कूल में थोड़े से पढ़ने लगे हैं चीज़ों को, वो कोशिश करते हैं कि हम बिजली को बचा सकें, पानी को बचा सकें, वेस्ट ना करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जहां पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं टीचर्स के द्वारा, तो बच्चों पर भी असर दिखेगा आपको, ठीक।